कहानी का नाम बॉडम, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि बॉडम की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता के प्रदर्शित करने का ना कभी ऐसा अवसर हुआ, ना ही मिला और ना ही प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा है और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात और भेद ना रहे, नहीं तो देश को और भी अधीन देने पड़ेंगे। अस्तु। लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। ना हुआ बॉडम नहीं आपका गला न छोड़ता। आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर ये बॉडम है कौन? कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बॉडम है। घर में लाखों की संपत्ति है। शक्कर की एक मील सिवाने हैं, 2 कारखाने छप्पर में हैं, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं, पर इसे देखिए फटे हाल घूमा करता है। गांव वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़कर बैठ गया। उसने यहाँ लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वह मन से काम नहीं करते। आखिर मैनेजर से लड़ बैठा। घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ भी नहीं। बाप अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक करें, बस पूरा बॉडम है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, यह देखिए बॉडम आ रहा है। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गाढ़े का कुर्ता, गाढ़े का ढीला पजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊँगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभी विसर्जित हो गए तो आम के बाग की ओर धीरे धीरे से आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होगी, मुझे यह बॉडम का लक़ब मिला है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ आपकी चर्चा लोग रोज करते हैं। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बॉडम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांवों में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ बॉडम है। मैं, आखिर लोग आपको बॉडम क्यों कहते हैं? खलील। उनकी खुशी, और क्या कहूँ। मैं ज़िंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाज़त नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मशरूफ़ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफ़ा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र नहीं होता। गोया खुदा के बंदे ना हुए, इस दौलत के बंदे हो गए। चचा साहब हैं, वे पहर रात शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों के शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मअज़न क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बॉडम हूँ। मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है खलील। ऐसा भूल कर भी ना कहिएगा, वरना एक ही जगह 2 बॉडम हो जाएंगे।
लोगों को कारोबार के सिवा न दिन से गरज है और न ही दुनिया से, न मुल्क से न कौम से। मैं अखबार मंगाता हूँ, स्मरणा फंड में रुपए भी भेजता हूँ, खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फ़र्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दिन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा हो, तो क्या मेरा फ़र्ज नहीं है कि जाति के फ़ायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लक़ब दिया गया है। मैं, आप तो वह कह रहे हैं जिसकी इस कौम को ज़रूरत है खलील। मुझे खौफ है इस चौपच नगरी में आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा पहनने को मिलता है, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीले में उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो। मैं, आप ये बहुत ही मुनासिब करते हैं। अफसोस है कि लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं खलील। मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया के लिए यह भेष बना के घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के मील में निगरानी के लिए भेजा था। मैंने वहाँ जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेउसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती कि अगर 5 मिनट भी देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दे दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम थे। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब लेदे हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कोर कसर थी, वह भी पूरी हो गई। ना जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। मैं, आपने तो वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की तो यही सजा है खलील। फिर तो एक और दो हो गए। अफसोस यही है कि आपका यहाँ कयाम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप जैसा आदमी मिला है जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब की जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक़ हो गया था। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात ना पूछता था, उनको खाने पहनने को भी ना मिलता था। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे यह देखा ना गया। मैंने उन्हें अपना दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह ना की। आखिर वह भी तो हमारा खून है, इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूँ। मैं, जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे खुद बॉडम हैं खलील। जनाब, इसके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल की कुर्बानी की ममानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया है, पर यहाँ खास मेरे घर की कुर्बानी हुई। मैंने हर चंद बावेला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका कफ़ारा मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फ़कीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गाय लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मज़ा यह है कि जिन्हें मैंने गाय दी हैं वे भी मुझे बॉडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं, आप जैसे बॉडम काश मुल्क में और ज़्यादा होते खलील। लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आम का बाग है, मैं उनकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हजारों का नुकसान हो रहा है वहाँ तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बढ़िया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का यह हाल है कि एक आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाएं, टपकने लगे, तब जिसका जी चाहे चून ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फ़ायदा, यह भी मेरे बौड़ेपन में ही दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होता था, कहा, यह बड़ा बेईमान है,
इसके बांट कम हैं। अभी इसके यहाँ से सेर भर भी घी लाया हूँ। घर पर तौलता हूँ तो आध पाव कम। अब लौटाने आया हूँ तो कहता है कि मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूँ थाने, पर वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय जो वहाँ डाक खाने के मुंशी थे बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई। लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाटों की आज ही जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था। अपने सिर पर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब ये 11 रुपए की खली है। 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तौला तो 2 सेर हुई। लाया कि लौटा दूंगा, पर यह तो लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बांट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपये दंड दूं। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टाँटी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टाँटी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के, और इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वाले ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में ना आता था कि क्या करूं। बनियों को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को दे आ तो गायब, ना जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी न डरता था। वे लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बॉडम सामने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में टोकरा था, दूसरे हाथ में टोकरी, और पीछे 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आप ही का है काजी जी? मौलवी चौंक कर, हाँ है, तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बॉडम, इसलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं, बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की है। मौलवी, तुम अपना बॉडमपन यहाँ ना दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति होगे तो अपने घर के, तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर तक जाने का? बॉडम, वही जो आपको बनियों को थाने तक ले जाने का है। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिर पिटाकर, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज़ रखी नहीं रहती है, कसम कुरान शरीफ की। मेरे अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ। आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा। मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी, दीनदार, ऐसे बनते हैं कि देवता हों, पर घर में चीज़ रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब ना रुके। बनिया को छोड़कर खलील के बाप के पास चल दिए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल मैं भी चलता हूँ, तेरे घर से यह सेर भर खली लेता आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, भैया जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज इतनी मुटमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमाद हो गए। खली उठाकर घर में रख ली। उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला है? बनिया, भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट किए बिना ना मानूंगा। अहीर, साहू जी अब की माफ़ी करो, नहीं तो कहीं का ना रहूँगा। तब खलील ने मुंशी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे तो अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भुक्तियों में आऊँगा। खलील लड़के से, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी संशय नेत्रों से देखकर, बताऊँगा। मुंशी, लड़के को जैसे सिखा दोगे वैसा ही कहेगा। खलील, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर से कहो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फाँक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपसे उससे पूछा तो नहीं बनिए इस सिर हो गए, यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि इसने रास्ते में शरारत की है। खलील, तो ऐसे कमज़ोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे? आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं और उस पर रुपए आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। तब कहिए, तब साबित कर दूं उसे कि आप बेईमानी नहीं समझते। मुंशी,
मुंशी जी ने बॉडम के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बॉडम को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चल दिए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे क्या इनाम मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर काँपते हैं। मुझे हाथों लगे कि दूसरों के बीच में क्यों दखल देखा है। यहाँ यह भी बौड़पन में मेरे बॉडम पर दाखिल है। मुझे बनिए के पीछे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब ना थी। ऐसी हरकत बॉडम लोड ही किया करते हैं। मैंने श्रद्धा शब्दों में कहा, अब मैं आपको इस नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बॉडम देवताओं को कहा जाता है। जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता, वह बॉडम है, निर्बुद्धि है। खत्म हो गया। ओहो।